वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुझे आम इंतखाबात की तरफ हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद केपी के असम्बली तहलील कर दी जाएगी। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे पाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मुनिस इलाही ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। मेरा ख्याल है कि काफ लीग आगे चलकर पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी। इमरान खान का 186 अरकान पूरे होने पर खुशी का इजहार। कहा, लग रहा था कि 186 अरकान पूरे नहीं हो पाएंगे, मगर हमने पूरे करके दिखा दिए। गवर्नर 48 घंटे का इंतजार न करें, फौरी पंजाब असेंबली तहलील करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आला केपी ने भी असेंबली तहलील की समरी तैयार कर ली है। महमूद खान मौसम की खराबी के बायस आज लाहौर नहीं आ सके। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील का हुक्म भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज से राब्ता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम सामने आएंगे जो गैर जानिबदार होंगे। वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, इलेक्शन सेशन से कितनी देर कतरात, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें। पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें, असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें। हमजा शहबाज साहब से फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला आज जमान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। 2 दिन में असेंबली तहलील की समरी मंजूर करनी है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख भी देनी होगी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान कहते हैं कि 90 दिन रमजानुल मुबारक में पूरे होते हैं। इस सूरत हाल को देखना होगा। रमजान से पहले की तारीख नहीं दे सकते क्योंकि अभी निगरान सेटअप का भी फैसला करना होगा। फैसला करना है तो अप्रूव करते ही वाइस असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अवाम की एक नुमाइंदा बॉडी है, उसको वक्त से पहले डिसॉल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फैसला है, लेकिन इसका आइन में प्रोविजन मौजूद है। 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज के अंदर के इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो है वो रमजान और मुबारक में फॉल कर रहे हैं और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीजें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। खबर आपसे शेयर करें, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में दहशत गर्दी का खतरा। इलेक्शन कमीशन का इजलास, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस हुकाम शरीक हुए और साथ ही साथ इजलास में ये ब्रीफ किया गया कि कल अदम जमात की जानिब से धमाकों का थ्रेट आया है। संजय साधवानी से मजीद तफसीलात जानते हैं। संजय साधवानी, ये कहेगा मजीद क्या कहा गया इस इजलास में दहशत गर्दी के हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में दहशत गर्दी के खतरात मंडराने लगे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का वफद एक कराची आया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऑफिस में इस वक्त एक आला सतह पर इजलास जारी है। तो इजलास में कानून नाफिज करने वालों के इदारों के तमाम सरबराह, आईजी सिंध पुलिस समेत दीगर हकाम शरीक हैं, रेंजर्स के आला हकाम शरीक हैं। इजलास में इलेक्शन कमीशन के हकाम को ये बताया गया है कि कराची समेत सिंध भर में थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि ऐसे 2 दहशतगर्द खुदकश बमबार जिनका इतला है कि वो खुद किसी वक्त भी कहीं धमाका कर सकते हैं। तो ये थ्रेट अलर्ट है और थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर सिक्योरिटी के खदशात हैं। इलेक्शन कमीशन के हकाम को ये भी बताया गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कम से कम 63,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है और जिसमें से 40,000 के लगभग पुलिस एहलकारों को कराची में ड्यूटियां सरंजाम देनी है। इलेक्शन कमीशन के हकाम के सामने ये वाज़ेह किया गया है कि जीएचक्यू की जानिब से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि इस वक्त सरहद पर पाक फौज के जवान और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी पर मामूल है, इसीलिए वो पहले टीयर यानी पोलिंग में जो स्टेशन, जो हसास पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर 8 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात होंगे। तो शुक्रिया आपका संजय साधवानी।
बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेना खिलाफ कानून है। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुक्मनामे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 5 मेंबरान के दस्तखत हैं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, इसमें यह फैसला किया गया है कि कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला सुना दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत हैं। हंगामी इजलास के बाद जारी हुक्मनामे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इस वक्त तमाम इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल हैं। बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके, पोलिंग स्टाफ की तकर्रुरियां भी हो चुकी। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा, हल्का बंदियों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन की वापसी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर सिंध को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। निसार दुरानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज या रेंजर्स तैनात करने की हिदायत की गई। बल्दियाती इंतखाबात पर शिकायत के हवाले के लिए इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। कंट्रोल रूम 14 जनवरी सुबह 7 बजे से 16 जनवरी रात 12 बजे तक मुसलसल काम करेगा। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह किया है कि बल्दियाती इंतखाबात जब भी होंगे आइन और कानून के मुताबिक ही होंगे। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, कुछ नहीं कह सकता। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करना चाहता है तो खुद राब्ता करे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स फराइज अंजाम देंगी। तालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का आईनी इख्तियार था, है और रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, अभी तक आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं करता, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें लिखी गई, कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया, अफवाज है वो बिजी है, ऑपरेशन है, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली। अगर इलेक्शन कमीशन समझती है सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे ये इदारे हों, इलेक्शन कमीशन खुद उनसे राब्ता करे, कोई ऑल्टरनेट जो है सिंध हुकूमत को प्रोवाइड करे। अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, मतलब आज की तारीख में कोई हल्का बंदी नहीं। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो इसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फरूक नसीम कहते हैं, आइन की शिक 10-1 का इख्तियार सिंध हुकूमत का है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। उन्होंने सेक्शन 9 का इस्तेमाल किया है जो लागू नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब डिटर्मिनेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब है आज की तारीख में डीलिमिटेशन मौजूद नहीं है। जब बेसिक ऑर्डर नहीं है तो सुपर स्ट्रक्चर भी अवॉइड है, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब आपने हमें एक दफा ये कहा 10-1 का गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, हमने आपकी बात मान ली। अब जब 10-1 का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दे दिया तो आपका तो कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। ECP ने सहारा लिया है प्रोवाइजो टू सेक्शन 9 का। एक दफा अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो लोकल एरिया चेंज नहीं होता। सेक्शन 10-1 के नोटिफिकेशन को अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने विड्रॉ किया है तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। जब तक डिलिमिटेशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, कोई इलेक्शन जो है वो वॉइड होगा। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, तुम्हें भगाएंगे। बैनर्स लगाने और करोड़ों खर्च करने से मेयर नहीं आएगा। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी की फारूक सतार मुस्तफा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध असेंबली में कानून पास हो रहा था तो PTI के अरकान ने वोट दिए, आज बल्दियाती निजाम की चैंपियन बन रही है। PTI वाले सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं और जमात इस्लामी अपने अमीर की तस्वीर भी नहीं लगा सकती।
یہ کراچی کے ساتھ حیدرآباد کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں. آپ نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے, منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے. جن کو اس بات کی جلدی پڑ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں, ان کو کسی بابا نے شاید کہہ دیا تھا کروڑا روپے خرچ کر لو گے تو تمہارا میئر بن جائے گا, جتنے بینر لگا لو گے اتنی یوسیاں آ جائیں گی. ایسا ہونے نہیں جا رہا. امیر کی تصویر نہیں لگاتے, تصویر لگا دیں گے تو پھر مسئلہ آ جائے گا. کراچی کے شہری پوچھیں گے اچھا یہ تو اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. ملک دہشت گردی کی اس جنگ میں اور یہ اس طرف لے جانے والوں میں سے شامل ہے. پی ٹی آئی کے صرف عمران خان صاحب کی تصویر لگاتے ہیں کیونکہ MNAs ایسے ایسے کام کیے اس کراچی شہر میں کہ وہ اپنے امیدواران کی شکلیں نہیں دکھا سکتے. پی ٹی آئی ابھی بیٹھ کے چیمپئن بنتی ہے کراچی کے اور حیدرآباد کی اور بلدیاتی نظام قانون کی. سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون سندھ اسمبلی سے پاس ہوا. ذرا دیکھیں تو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے. پی ٹی آئی کے چاروں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے, آپ کو بھگانے کے موڈ میں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا کراچی کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں, عوام الیکشن کو سنجیدہ لیں. قانون کے مطابق الیکشن شیڈیول کے بعد آرڈیننس کی کوئی وجہ نہیں. اگر پھر بھی آرڈیننس آیا تو عدالتوں اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے. فیصلہ ہے اور ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا. الٹے بھی لٹک جائیں تو بھی الیکشن کمیشن کو بھی الیکشن وقت پہ کرانے چاہیے. کوئی آپشن نہیں ہے آرڈیننس لا کے پھر مزید اپنی بھد اڑوائیں گے. اسی آرڈیننس کے ذریعے سے حلقہ بندیوں کو تبدیل کروانا جائز قانونی بات ہے ہی نہیں. یہ کر ہی نہیں سکتے. ان کا کل کا مطالبہ بھی غلط تھا اور آج کا مطالبہ بھی غلط. ایک طرف کراچی کے عوام ہیں, دوسری طرف یہ مافیاز ہیں. ان مافیاز کا مقابلہ ہوگا, سڑکوں پہ بھی ہوگا, کورٹوں میں بھی ہوگا. لے آئیں آرڈیننس, دیکھ لیں گے اس کو بھی. عدالت کا راستہ موجود ہے. اگر اتنی محبت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی MQM سے تو پھر ٹیسوری صاحب گورنر راضی لگاتے, پھر کیا ضرورت ہے سب جمہوری جھنجھٹوں کی. ادھر پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم. پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے کہا کہ الیکشن کمیشن یہ بھی بتا دے کہ وہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کو کیسے محفوظ بنائے گا. ان کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں. گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی الیکشن کمیشن پلیز ہمیں بتا دے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کو کس طرح سیکیور کرے گا, بیلٹ پیپر کو, ووٹر کو, اور سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کرے گا, عملہ کہاں سے لائیں گے, کیونکہ وہ تو انہوں نے سندھ حکومت سے لینا ہے. ہمیں بتائیں الیکشن کمیشن کے الیکشن کیسے کرایا جائے گا, کس طرح سنڈے کو یہ سیکیور کریں گے بیلٹ پیپر اور لوگوں کا مینڈیٹ. تحریک انصاف کا کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج. خواتین کی بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک ہے. پی ٹی آئی کارکنوں نے بلدیاتی انتخابات کے حق میں نعرے لگائے. مظاہرین نے کہا سندھ حکومت الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرائے. مظاہرے میں پی ٹی آئی سندھ کی قیادت بھی شریک ہے. آج سندھ حکومت نے ثابت کر دیا ہے, سندھ کو تقسیم کر دیا ہے انہوں نے, کیونکہ دیہی علاقوں کے اندر آلریڈی الیکشنز ہو چکے ہیں. کراچی اور حیدرآباد کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے, تو بھگوڑے ہیں, بھاگ رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ MQM ہو, جماعت ہو, پیپلز پارٹی ہو, کہ جس وقت بھی اس شہر کے اندر الیکشن ہوگا ان کی اس سیاست کی قبر کھد چکی ہوئی ہے کراچی اور حیدرآباد کے اندر. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان حملہ کیس کی JIT میں کام کرنے والے ارکان نے ثبوت بدلے, کیس خراب کیا. سربراہ غلام محمود ڈوگر نے ارکان کے خلاف ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو رپورٹ جمع کرا دی. کہا کہ JIT ارکان نے خفیہ معلومات سوشل میڈیا اور میڈیا کو دی, دباؤ اور مذموم مقاصد کے لیے ثبوت اور کیس کو خراب کیا. قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان, پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں. ایک چیز تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بچ گیا. JIT سربراہ کا ارکان پر عدم اعتبار, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو رپورٹ جمع کرا دی. کنوینر غلام محمود ڈوگر نے رپورٹ میں لکھا JIT ارکان نے خفیہ معلومات سوشل میڈیا اور میڈیا کو دی, دباؤ اور مذموم مقاصد کے لیے ثبوت اور کیس کو خراب کیا. غلام محمود ڈوگر نے ارکان کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی. JIT سربراہ نے لکھا پہلے اجلاس میں SP ملک طارق اور SP نصیب اللہ شریک ہوئے. دونوں کی ویڈیوز, مقدمے کے اندراج اور ثبوت ضائع کرنے کی انکوائری کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی. 17 نومبر کو ملزم کی پیشی پر عدالت نے بھی انہیں انکوائری کا حکم دیا, لیکن دونوں افسران نے کوئی انکوائری نہ کی. SP ملک طارق کو فورینسک ماہرین کے ساتھ 17 دسمبر کو جائے وقوع پر بھیجا گیا. ٹیم کو قریبی عمارت کی چھت سے 30 بور کے 9 کھول ملے جو تیسرے حملہ آور کی موجودگی کے ثبوت ہیں. خود ثبوت اکٹھا کرنے کے باوجود SP نے کہا صرف ایک ہی شوٹر تھا. انہوں نے اس جگہ کی ویڈیو اپنی آواز میں بنائی.
रिपोर्ट में कहा गया SSP नसीबुल्ला ने मुलजिम के मोबाइल डाटा और दीगर तकनीकी उमूर में तफ्तीश न की। DPO गुजरात और SSP CTD को मुलजिम की वीडियोस पर तलब न किया। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो मुलजिम के मोबाइल से भी मिली। टीम अरकान ने मशकूक और सियासी ओहदे रखने वाले किरदारों से भी तफ्तीश न की जो हमले का हिस्सा हो सकते हैं। मुलजिम वक्कास को सिर्फ सहूलतकार करार दिया, हालांकि वो हर तरह से मुलव्विस है। गुलाम महमूद जोगर ने रिपोर्ट में बताया SP एहसानुल्लाह चौहान ने जानबूझकर 15 रोज तक टीम ज्वाइन नहीं की। उन्हें मुलजिम नवीद से तफ्तीश का कहा गया मगर एक बार भी नहीं गए। SP एहसानुल्लाह ने साबिक तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर सोहदरा इम्तियाज के सबूतों को बदलने की कोशिश की। एहसानुल्लाह तफ्तीश में मज़ाहमत करते रहे, वो बज़िद थे कि शूटर एक है। RPO DG खान खुर्रम अली सिर्फ 2 मीटिंग्स में आए और तफ्तीश में कोई दिलचस्पी न ली। उन्हें बुलाया जाता तो कच्चे में ऑपरेशन का कह देते। 19 दिसंबर को खुर्रम अली को GIT से हटाने का खत भी महकमे दाखिला को लिखा। 29 नवंबर को 2 अरकान ने अदालत में रिपोर्ट ना दी तो बतौर सरबराह शर्मिंदगी हुई। अदालत ने कहा GIT सरबराह खुद आकर बताए रिपोर्ट क्यों नहीं बनी। GIT सरबराह CCPO गुलाम महमूद जोगर ने अरकान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की सिफारिश की। कहा अरकान ने कभी भी जुबानी या लिखाई में एतराजात पर मुझे नहीं बताया। उन्हें अचानक ख्याल आया कि मुश्तरका रिपोर्ट बनाकर एतराजात किए जाएं। पहले मुझे एतराजात से आगाह करना चाहिए था। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शदीद सर्दी में कराची से पेशावर तक अवाम के लिए सुई गैस कामयाब। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई के तूफान में शहरियों के लिए बाहर से नाश्ता खाना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में लकड़ियां भी महंगी हो गई। पेशावर के शहरी सवाल करते हैं कि गैस की पैदावार अपनी होने के बावजूद गैस क्यों नहीं दी जा रही। तो बहुत परेशानी होती है, बाहर से 4 रोटी लेना पड़ता है, खाना लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी जाते हैं सुबह सुबह, पहले इधर आते हैं, इधर बहुत देर होती है और नाश्ता भी सही नहीं होता, वो बाहर का है। 68% गैस जो है इन्होंने महंगी की है। अपनी इनकी जो लग्जरी लाइफ है वो ख़त्म नहीं होती है। जितनी भी महंगी गाड़ी है उसमें घूमते हैं फिरते हैं। कम से कम आवाम का ख्याल करें। हुकूमत क्या चाहती है, ये महकमे क्या चाहती है, इदारे क्या चाहती है कि गैस किधर गायब हो गया है। ये तो हमारी अपनी पैदावार है। जब खाना पकाना होता है तब गैस होती नहीं है। गैस के 200 की 250 की बराती है, दूसरे दिन खत्म हो जाती है। आती है भाग जाती है, इतनी सी आती है। गैस से लकड़ें खरीदने जाएंगे तो लकड़ों में भी बहुत महंगी हो गई हैं, वो बंदा ले नहीं सकता। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नाखून ले, ये फरौनियत खत्म कर दें। गैस भी नहीं आ रहा और बिजली भी नहीं आ रही और गरीब आदमी मर रहा है। 3 माह हो गए गैस नहीं आ रही। LP इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी महंगी है, घर में बच्चे भूखे हैं। सुबह 6 बजे गैस आती है, 1 घंटे बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर दोपहर 2 बजे आती है और 2 बजे के बाद रात उसने 5:30 बजे आना, फिर 9 बजे बंद कर देते हैं। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के बाद यख बस्ता हवाएं, दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कई नीचे दर्जे चला गया है। कोजक टॉप पर बारिश का पानी जम जाने के बाद शाहराह पर नमक पाशी की गई। मजीद तफसीलात देखिए अख्तर कुलगाम की इस रिपोर्ट में। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के बाद यखबस्ता हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कई दर्जे नीचे चला गया है। सुबह को सर्दी की शदीद लहर ने अपनी लपेट में ले लिया है। कोजक टॉप पर बारिश का पानी जमने से शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। जिला इंतजामिया ने PDMA के साथ मिलकर शाहराह पर जदीद मशीनों के जरिए नमक पाशी की। -8 -9 सर्दी जारी है, यख बस्ता हवाएं हैं, खून जमा देने वाली सर्दी है। बारिशों और बर्फबारी से मुतादिद इलाकों में गैस और बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। चमन शहर के मुतादिद फीडरों पर गुज़श्ता 24 घंटों से बिजली गायब होने की वजह से सर्दी में शहरी अज़ियतनाक सूरत-ए-हाल से दो चार है। सर्दी है, 5 मनफी पर चल रही है, बिल्कुल हवाएं हैं, बारिश बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। बहुत सर्दी है इधर और इसके बावजूद जो सा इधर बिजली का बहुत लोड शेडिंग है। पूरा दिन में 24 घंटे में आधा घंटा भी नहीं आती। बर्फबारी के बाद सियाहों ने ज़ियारत का रुख कर लिया है। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तफसील आपसे अपडेट शेयर करते हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया गया है। DC ऑफिस ईस्ट के बाहर ट्रक में सामान लाया जाने लगा। अनवर खान मजीद तफसीलात शेयर करेंगे। जी अनवर। जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो उसके दौरान खासी किस्म की जो है वो पेचीदगियां, कानूनी और बहुत शकाफियां सामने आई। सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी रहा। ताम कवायद के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ऑफिस से सामान की तरसील का काम शुरू हो चुका है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ इंतखाबी मटेरियल वो भी फराहम किया जा रहा है
اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے مختلف محکموں کے محکمہ تعلیم کے ان کی جانب سے 22 کروڑ بھیجے گئے ہنگامی بنیادوں کے اوپر اساتذہ کرام کو. تمام پریزائڈنگ آفیسر کے جن کی شناختی کارڈ اور تصاویر ان کو موصول ہوئی ہے وہ فوری طور پر جاری کریں تاکہ ان کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی کی جا سکے. تو اس طرح اب ڈی سی ایسٹ آفس سے سامان تحصیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو دیگر اضلاع وہاں پر بھی یہ کام رات دیر تک شروع ہو جائے گا. تو اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے طے کردہ شیڈول کے مطابق کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جی شکریہ آپ کا انور خان. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.